एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पार्ट 2 के अंदर हम इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है उसकी चर्चा करेंगे और इसका ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, जिससे आपको कभी भी जीवन के अंदर सर्जरी ना कराना पड़े और आपका लाइफ नॉर्मल निकले। पर एक क्विक रिव्यू हम लेते हैं कि इसकी डायग्नोसिस या फिर इसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर। तो देखिए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जैसे मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था कि स्पाइन में होने वाले इन्फ्लामेशन के कारण रिजिडिटी होती है, जिससे ये हंचबैक अपीयरेंस आती है। इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और इसको जो दूसरे और इसके सिनोनिम है जिसमें स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी कहते हैं या फिर हिंदी में इसे कमर का गठिया कहते हैं। ये ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, जिसमें एक कनेक्टिविटी देखी गई है HLA-B27 जीन के साथ, जो इसको प्रीडिस्पोज करता है इन लोगों को इस बीमारी के लिए। और उसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन वाली डाइट या फिर कुछ टॉक्सिन्स, कुछ बैक्टीरियाज या लीकी गट, इन सारे फैक्टर्स के कारण आपकी ऑटो इम्यून प्रोसेस इनिशिएट होती है और एंटीजेंस के कारण इनिशिएट होती है। बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती है जिसके कारण आपके टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं जिनको ऑटो इम्यून इलनेसेस कहते हैं। उन्हीं में से एक है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और इसकी एज 15 से 35 साल है। मेल्स में ज्यादा होती है, करीब 200-300 लोगों में एक जन को होती है। पर यह जरूरी नहीं है कि जिनमें भी HLA-B27 पॉजिटिव है वो सभी एंकाइलोजिंग के पेशेंट हों। मुश्किल से 7 से 10% लोगों में होता है जिनको HLA पॉजिटिव है। 200 से 300 लोगों के बीच में एक को होगा। परंतु जितने भी एंकाइलोजिंग के पेशेंट हैं उनमें 90-95% लोगों में HLA-B27 पॉजिटिव होता है और नेक्स्ट जनरेशन में 20% इसके जाने की पॉसिबिलिटी है। शुरुआत कमर के दर्द से होती है, जिसकी चर्चा हम डायग्नोसिस में भी करेंगे। आगे की चीजों की चर्चा हम डायग्नोसिस में ही करें तो बेहतर रहेगा। देखिए, अब डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले पेशेंट से पूछा जाता है कि भाई आपको तकलीफ क्या है। तो पेशेंट अपनी हिस्ट्री देता है, जिसमें क्या बोलेगा, मेरा प्रॉब्लम कमर के लो बैक पेन से, पटक से शुरू हुआ। मैं बैठता हूं तो मेरे सीट में दर्द होता है, मतलब सीट के जस्ट ऊपर पीछे साइड में, या फिर कमर में इटसेल्फ सेंटर में दर्द होता है। और ये दर्द डे बाय डे बढ़ रहा है, करीब 1 से 6 महीना मुझे हो चुका है। अब ये दर्द धीरे धीरे साइड से बढ़कर के पूरे कमर में जाता है। रात में करवट लेने में तकलीफ होती है और जब मैं सुबह में कुछ एक्टिविटी करता हूं तो ये दर्द चला जाता है। आंखों के अंदर रेडनेस आती रहती है, कभी चली जाती है, कभी आ जाती है, या कभी हील के अंदर इस प्रकार की सूजन रहती है या उंगली में इस प्रकार की सूजन रहती है। ये हिस्ट्री पेशेंट अक्सर देते हैं। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, पेशेंट से बातों बातों में मालूम करना कि भाई क्या इलनेस हो सकती है। फिर आता है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने में ये एक शॉवर्स टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो स्पाइन है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हम पाते हैं कि काफी कम हो गई है, क्योंकि जब लिगामेंट टेंडन के अंदर सूजन आएगा, फाइब्रोसिस होगा, तो उसकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी जॉइंट की खत्म हो जाएगी, तो जॉइंट्स ज्यादा स्ट्रेच नहीं होंगे। तो ये शॉवर्स टेस्ट किया जाता है। वही दूसरा टेस्ट जो है चेस्ट एक्सपांशन के साथ किया जाता है। तो इनकी एक्सपांशन कैपेसिटी चेस्ट की कम हो जाती है, जो 5 सेंटीमीटर के नीचे आ जाती है। अक्सर नॉर्मल पर्सन में 5 सेंटीमीटर के ये ऊपर आमतौर पर होना चाहिए। और देखने में आता है कि स्पाइन के मूवमेंट्स काफी लिमिटेड हो गए हैं। ऐसे पेशेंट को अगर इनिशियल स्टेज तो नहीं, पर बाद में अगर आप पीछे से आवाज लगाएंगे तो वो ऐसा गर्दन मोड़ के नहीं देख सकता, वो ऐसे धीरे धीरे पूरा मोड़ेगा, फिर आपसे बात करेगा या आपकी तरफ मुखातिब होगा। तो स्पाइन के अंदर इफेक्ट से इसकी शुरुआत होती है। फिर इसके बाद में इन टेस्ट के बाद में कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिनमें ESR बढ़ा हुआ आ सकता है, CRP बढ़ा हुआ आ सकता है, और 90 to 95% केसेस के अंदर HLA-B27 पॉजिटिव आता है। 5 से 10% केसेस में HLA-B27 नेगेटिव हो सकता है। फिर इन केसेस के अंदर MRI जब कराई जाती है, अर्ली स्टेज में MRI का इंपॉर्टेंस है सूजन देखने के लिए। तो ये सैक्रोइलियक जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम दिखाई देती है, बोन्स में सूजन दिखती है। फिर यही प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगती है पूरे स्पाइन की तरफ, तो उसमें फाइब्रोसिस होगा, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया। फाइब्रोसिस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इसके बाद में फाइब्रोसिस और उसके बाद में बोनी डिपॉजिट्स। तो उसके कारण ये पूरी स्पाइन, यहाँ पर सिंडेस्मोफाइट्स लगातार बन जाते हैं
और सिंडेस्मोफाइट्स बनने के कारण ये पूरी तरह जुड़ जाती है स्पाइन और बाम्बू स्पाइन बन जाता है। फिर ये अफेक्ट करती है आपके हिप जॉइंट को, तो यहाँ पर भी एंकाइलोसिस हो जाती है, जोड़ पूरा फ्यूज हो जाता है, सिंडेस्मोसिस होती है और इसमें जोड़ के मूवमेंट को रीगेन करने के लिए फिर आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है। तो एक फेमस डायलॉग है मरीजों का, जब दवाई लेता हूं ठीक रहता हूं, दवाई बंद करता हूं दर्द होने लगता है। तो फायदा क्या दवाई लेने का? मेरे किडनी लीवर खराब हो जाएंगे या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम आएगा, तो मैं दर्द को सहन कर लेता हूं। तो वो सहन करने के चक्कर में जब उसका सीआरपी बढ़ता है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है, तो फाइब्रोसिस भी बढ़ेगी। फिर वो जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो फिर उसमें कैल्सिफिकेशन भी होगा, तो जॉइंट खत्म हो जाएगा, फिर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो दो हिप और दो घुटने अगर बदल जाए तो आप सोचिए आप किस क्रिपल स्टेज में चले गए। और जब आपका ये बाम्बू स्पाइन हो जाएगा तो रात को सोते समय आपको ऐसा बैलेंस करके सोना पड़ेगा कि भाई किस एंगल पर सोऊं कि मेरा दर्द ज्यादा ना हो। या फिर आप अगर मान लीजिए बाद में ओवर इंथुजियाज्म में ज्यादा एक्सरसाइज या आड़े टेढ़े होने को गए तो स्पाइन के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, उसके कारण आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो इसलिए नी जॉइंट और हिप जॉइंट इनकी सर्जरी से बचना है और आपको नॉर्मल लाइफ अपनी जीना है, तो इसके ट्रीटमेंट को लाइफ टाइम फोकस करना जरूरी है। वो करेंगे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो हमारा जो एम ऑफ द ट्रीटमेंट है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, वो क्या है? आपकी पेन फ्री लाइफ को एंश्योर करना नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे फोकस किया जाता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें नेचुरल रिकवरी हो, तो उसके अंदर डाइट पर फोकस किया जाता है, योगा एक्सरसाइज पर किया जाता है और मिनिमल ड्रग सपोर्ट लगे आपको, मतलब ज्यादा करके नेचुरल काम हो, मिनिमल आपको दवाइयों की जरूरत पड़े। फिर उसके बाद में जॉइंट्स की इमोबिलिटी ना हो, इसको अवॉइड किया जाए, आपके जॉइंट फिक्स ना हो जाए, एक्सरसाइज योगा कराई जाती है। फिर उसके बाद में डिफॉर्मिटी, टेढ़ापन ना आए जोड़ों के अंदर और उसके कारण आपको सर्जरी ना करानी पड़े, ये ट्रीटमेंट का मेन एम रहता है। और फिर बीच बीच में जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे आंख में है, या क्योंकि ये बीमारी हार्ट पर, लंग्स पर, दूसरे ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट करती है, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपका ट्रीटमेंट 5 स्टेप के अंदर या 6 स्टेप में डिजाइन किया जाता है। बेटर है आप 5 तक ही कन्फाइंड करें तो आपकी लाइफ अच्छी निकलेगी, छठे की आपको जरूरत ना पड़े, मैं यही चाहूंगा। इसके लिए मैं आपको गाइड करता हूं। देखिए, सबसे पहला ऑटो इम्यून एंड एंटी इंफ्लामेटरी डाइट। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बीमारी इंफ्लामेटरी नेचर में, शरीर में आपके सूजन आएगा, आपका ईएसआर और सीआरपी बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर आप ऐसा फूड खा रहे हैं जैसे दही, रेड मीट या फिर कुछ इस प्रकार के फ्रूट्स जो आपको सूटेबल नहीं है, कुछ इस प्रकार की दालें, प्रोटीन्स जो आपको सूटेबल नहीं है, तो ये चीजें लेने से आपकी बीमारी बढ़ेगी, आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। कुछ लोगों को ग्लूटीन से ये प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो सकती है। तो जब ये प्रॉब्लम आपको इस फूड से बढ़ रही है, और आपके डॉक्टर भी ये बात जानते हैं कि हल्दी खाओगे सूजन घटेगा, फिश खाओगे सूजन कम होगा, मुफा पूफा है उसमें, ओमेगा 3 लोगे सूजन घटेगा, एंटी इंफ्लामेटरी है, परंतु वो डाइट के बारे में बोलते हैं कुछ भी खाओ। अब कुछ भी खाओ तो बोल दिया, पर जब सूजन बढ़ेगा तब क्या करेंगे? गोली का डोज बढ़ा देंगे। गोली का डोज बढ़ गया तो क्या हुआ? साइड इफेक्ट आ गए, तो मरीज क्या करता है? डर के सारी दवाई बंद कर देता है। तो पहले नेचुरल रिकवरी की तरफ जाए, डाइट फॉलो करें, आइडेंटिफाई करें कि आपकी डाइट में क्या प्रॉब्लम दे रहा है, एलर्जी टेस्ट करें साथ में कि आपको किस चीज का एलर्जी है जो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा रहा है, आपका सीआरपी ईएसआर बढ़ रहा है। तो ये डाइट का होना जरूरी है और इसके लिए अक्सर हम लोग 6 महीने के पूरे प्रोग्राम्स रन करते हैं, जिसमें 3 महीने के लिए रेस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, जिसमें काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। तो मालूम पड़ता है कि जब रेस्ट्रिक्टेड डाइट को, जो कई सारी चीजें उनको हटा दिया हमने अपने मेन्यू कार्ड से, तो हमारा पेन अपने आप कम होने लगता है, 70, 80, 90% तक रिलीफ आ जाता है। फिर हम उन रेस्ट्रिक्टेड फूड को 1 बाय 1 री इंट्रोड्यूस करते हैं। तो री इंट्रोड्यूस पे हमको मालूम पड़ता है भाई अमुक चीज खाई, प्रॉब्लम बढ़ा, तो भाई इसको बैन कर दो लाइफ टाइम के लिए। तो इस तरह से 6 महीने के आखिरी में आपकी माय ओन डाइट बन जाती है। तो पहले इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजेंट डाइट दी जाती है 3 महीने के लिए।
फिर 3 महीने के लिए आपकी डाइट प्रिपेयर की जाती है। अगर 3 महीने में नहीं हो पाए तो फिर आप अपने ओन पर उसको 6 महीने की जगह 9 या 12 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका डाइट बन जाता है जो आपको लाइफ टाइम गाइड करता है कि आपने क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, जिससे बॉडी में इन्फ्लामेशन कम रहे। तो इस आइडेंटिफिकेशन के बाद भी अगर तकलीफ रह जाती है तो साथ में सेकंड फैक्टर आपको हेल्प करता है। मतलब पहले बैरियर से अगर आपकी बीमारी बच के निकल गई तो दूसरे पे उसको ट्रैप किया जाता है योगा एंड स्पाइनल एक्सरसाइजेज विद स्ट्रेचिंग, जिससे आपके जॉइंट सारे मोबाइल रहे। दूसरा फैक्टर जो देखिए ये सेकंड स्लाइड के अंदर इसके बारे में ज्यादा बताया गया है। ये सेकंड, इसके अंदर आपकी सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा, स्पाइन की एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं जिससे आपका नंबर 1 मोबिलिटी इंश्योर हो, नंबर 2 लिगामेंट टेंडन मसल्स की हेल्थ इंश्योर हो, जॉइंट की हेल्थ इंश्योर हो, बोन्स की हेल्थ इंश्योर हो, और उसके साथ में आपका स्टेमिना मेंटेन रहे, क्योंकि ये बीमारी लंग्स पर भी असर डालती है। तो स्टेमिना एंड्योरेंस के लिए, इन सभी फैक्टर्स के लिए आपको नंबर 2 पॉइंट एक्सरसाइजेस का सपोर्ट लेना निहायती जरूरी है। अब तीसरे नंबर पर आता है आपके हर्बल सप्लीमेंट। तो हर्बल सप्लीमेंट में अक्सर क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आप दर्द निवारक गोलियां लंबे समय तक लेंगे तो आपका किडनी लीवर खराब हो सकता है, दर्द निवारक और सूजन कम करने वाली। तो उसकी जगह पे क्या करें, हर्बल सप्लीमेंट 4 स्टेप्स ले लें या 4 स्टेप टोटल। तो इससे आपका दर्द सूजन कम रहेगा, एलोपैथिक दवाइयों की जरूरत कम रहेगी। फिर कार्टिलेज आपकी खराब होती है, जोड़ खराब होते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस उनमें हो जाता है, सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो जॉइंट फ्रेश लें, जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का प्रोडक्ट है, साइंटिफिकली टेस्टेड है। इसके अंदर जो एक मेन इंग्रेडिएंट है स्पिनिशिया ओलेरेसिया का एक्सट्रैक्ट, उसमें टेरोस्पर्मिन सी करके एक एक्टिव मॉलिक्यूल है जो सीडीआरआई का पेटेंटेड है, वो इसके अंदर डाला गया है बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ में। तो ये इंश्योर करता है कि आपकी कार्टिलेज की हेल्थ मेंटेन रहे। कार्टिलेज अगर कहीं डैमेज हो गई है तो वो रिपेयर रीबिल्ड हो, तो आपकी कार्टिलेजेस जॉइंट की खराब नहीं होती, तो कभी आपको हिप या नी जॉइंट की सर्जरी को आप अवॉइड करने में आसानी मिलती है। और उसके साथ में मल्टीपल जो छोटे जोड़ हैं उनकी भी हेल्थ बेटर रहती है। फिर इसके अंदर न्यूरोपैथी काफी कॉमन है, पैरों में जलन, नसों के अंदर जलन, काफ में पेन या दूसरे मसल न्यूरोमस्कुलर पेन, तो उसके लिए अक्सर फिर मैं नर्वोकूल लेने की सलाह देता हूं। तो तीसरे नंबर पर हर्बल सप्लीमेंट। अब इन 3 चीजों के अंदर मोर ओवर पेशेंट्स का काम हो जाता है। जिसका काम इसमें नहीं हो पाया फिर उसको चौथी चीज का सपोर्ट लेना पड़ता है, और चौथी चीज है कुछ एलोपैथिक मेडिसिन, जिसमें पहला ग्रुप आता है जो है एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लामेटरी का दर्द निवारक गोलियां। जैसे आप पिछली सारी दवाइयां 4 स्टेप जॉइंट फ्रेश ले रहे हैं, पर कभी मान लीजिए एक्सर्शन ज्यादा हो गया तो आपको दर्द की गोली का सपोर्ट लेना पड़ सकता है, 1 गोली 2 गोली या 4-5 दिन के लिए। आपने वो किया, फिट हो गए, फिर गोली को बंद कर दिया, इससे लंबा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालेगी। तो इन दवाइयों का सपोर्ट लग सकता है। दूसरा डीमार्ट्स, जिसके अंदर लगभग 4 दवाइयां आती हैं जो अक्सर आपको डॉक्टर्स लिखते हैं, या तो फिर HCQS लिखेंगे, या फिर सास, लेफ्लुनामाइड, या फिर पॉलीट्रैक्स। तो इन दवाइयों का सपोर्ट लेना पड़ता है। ये लंबे समय तक चलती हैं, क्लिनिकली टेस्टेड है। अगर इनके कोई साइड इफेक्ट आते हैं तो ये 3 से 6 महीने में आपके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, उस समय इन दवाइयों को बंद कर दिया जाता है। तो इन दवाइयों से डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके काफी सूजन को भी कम करते हैं और बीमारी को भी कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। पर कई बार देखा गया है कि उनका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता, तब स्टीरॉयड का सपोर्ट कई बार लेना पड़ता है। पर स्टीरॉयड का सपोर्ट एज ए ब्रीज थेरेपी लिया जाता है। जैसे आज आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला कि मैं आपकी ये डीमार्ट गोली चालू कर रहा हूं HCQS, इसका असर आएगा 1 महीने बाद। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब मैं आज दर्द में हूं, आप मेरे को 1 महीने बाद रिजल्ट आने वाली दवाई दे रहे हो, तो कैसे चलेगा? आप या फिर डॉक्टर को बोलोगे कि आपकी दवाई तो असर ही नहीं करती, आपने मेरी बीमारी के बारे में समझा ही नहीं ठीक से, आपको इलाज ही नहीं करना आता, आप ऐसा सोचने लगेंगे। तो डॉक्टर क्या करता है, आप जैसे ही घर जाओ दर्द की एक गोली खाओ तो आपका दर्द कम होने लगा, तो आपको दर्द की गोली लिख दी उन्होंने, तो 1 घंटे में असर चालू। आपने अरे वाह, डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, मेरी बीमारी को अच्छे से समझ लिया, तो आपने दर्द की गोली खाई, दर्द कम हो गया। अगर मान लीजिए वो खाने से दर्द कम हुआ पर 8 घंटे में फिर बढ़ने लगा, तो आप बोलोगे अरे यार ये तो गड़बड़ है,
फिर आप सोचोगे चलो 2-3 दिन खा के देखता हूं। 2-3 दिन आपने लगातार दर्द की गोली खाई, दर्द कम हो गया, पर साथ में डॉक्टर ने आपको स्टीरॉयड भी दिया था, तो इसका असर आ गया 3 दिन में, 2 दिन में। तो जैसे ही इसका असर आया, आपका दर्द एकदम छूमंतर हो गया, एकदम आप फिट हो गए, तो आप तो हैप्पी हो गए यार, एक दर्द की गोली और दूसरा ये स्टीरॉयड। अब यहां ये गलती ना करना कि ये 2 गोली पकड़ के बैठ जाओ और डॉक्टर की कंसल्टेशन बचाओ। यार डॉक्टर के पास कौन जाएगा, वो तो 1000-2000 फीस लेता है, छोड़ो अपन तो पैसा बचा लेते। आपको भारी पड़ेगा, वो सारा पैसा आपको जोड़ों की सर्जरी में चुकाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो डॉक्टर का कुछ नहीं जाता, आप कितनी भी मस्ती करो आपके साथ, डॉक्टर को क्या फायदा, नुकसान है? आप एक साथ भर के जाओगे और 10 गुना भर के जाओगे। आप एक डॉक्टर को कंसल्टेशन में कितना पे करोगे एक साल में? 4 कंसल्टेशन ज्यादा में ज्यादा कितना जाएगा? 4000, 10,000। उधर जब एक जॉइंट रिप्लेस होगा तो 3 लाख, 2 रिप्लेस होंगे 8 लाख। गवर्नमेंट में कराया तो भी 1.25 लाख। जॉइंट तो लगेगा, वो तो खरीदना पड़ेगा आपको, तो वो फिर उधर आपकी इकट्ठी वसूली होगी। तो बेहतर क्या है कि आप दवाइयों को सीरियसली लें और ऐसा ना करें स्टीरॉयड और दर्द की गोली पे ही चल रहे हैं तो जॉइंट जल्दी और खराब हो जाएगा। तो इनके साइड इफेक्ट भी आएंगे साथ में, आपके लिवर किडनी पे असर आएगा, आपके बाकी के ऑर्गन्स पे असर आएगा लंबे समय स्टीरॉयड लेने से। तो ये 3 दवाइयां दी जाती हैं और स्टीरॉयड एज ए ब्रिज थेरेपी दिया जाता है। जब डीमार्ट्स का असर 1 महीने में आ जाता है तो नीचे ये 1 नंबर और 3 नंबर को विड्रॉ कर दिया जाता है कि भाई अब इसकी जरूरत नहीं। फिर अगर मान लो ये तीनों लेने के बाद भी असर नहीं आता तो फिर बायोलॉजिक्स पे जाते हैं और उसमें एक ओरल बायोलॉजिक्स की एक और कैटेगरी नई आ गई है, जैक इनहिबिटर्स। तो ये दिया जाता है जिससे आपकी सूजन कम हो जाती है। हालांकि इसको देने के पहले कुछ एक आपके टेस्ट कराए जाते हैं, तो डॉक्टर की सलाह पर ही ये सारी दवाइयां लें, अपने मन से ना लें ना उनको बंद करें। तो इन दवाइयों का सपोर्ट लगता है चौथे नंबर पे। इस ट्रीटमेंट के बाद में अक्सर फिर डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर ये दवाइयां लेने से आपको कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो वो मालूम पड़ सके तो डॉक्टर आपकी दवाइयां चेंज कर देते हैं। और दूसरा आपके बीमारी का स्टेटस मालूम पड़ता है, इसलिए ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। तो ये ब्लड टेस्ट जो है ये कराए इसी पर लोग, मरीज क्या करते हैं, मरीज अपने किसी रिश्तेदार की बात सुन के या फिर मेडिकल स्टोर की बात सुन करके, मेडिकल वाले की बात सुन करके वो करते क्या है, अपनी सारी दवाइयां बंद करके बैठ जाते हैं। उसका नुकसान उन लोगों को होता है क्योंकि डॉक्टर देखिए आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हर 3 से 6 महीने में कराने वाले हैं। जब वो टेस्ट कराएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा भाई अमुक दवाई का साइड इफेक्ट आ रहा है तो इसको बदली करो, दूसरी डालो, या फिर आपकी बीमारी बढ़ रही है तो भाई दवाइयों के डोजेस चेंज करो। तो आपके डॉक्टर्स केयर लेते हैं, परंतु देखिए उस मेडिकल स्टोर वाले का कुछ नहीं जा रहा। अगर आपके 2 हिप 2 नी बदली हो गए उसका कुछ नहीं जाएगा, उसकी दवाइयां तो फिर भी आप खाने वाले हो और रिश्तेदार बोल के निकल लेगा। तो बजाय उनकी बातों में आने के आप इसको सीरियसली फॉलो करें। तो ब्लड टेस्ट में आपका लिवर फंक्शन कराया जाता है। अगर मान लीजिए लिवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आपकी दवाइयों के डोजेस को उसी तरह से घटाया बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में आपका रीनल फंक्शन कराया जाता है। अगर रीनल फंक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो वो हिसाब से दवाइयां चेंज की जाती हैं। ESR CRP के बेसिस पर देख करके आपके दवाइयों के डोजेस घटाए बढ़ाए जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो है आपके शरीर में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, इन सब के अपार्ट, 5 चीजों के अपार्ट, तो उन कॉम्प्लिकेशन का भी साथ में ट्रीटमेंट होता है। जैसे आंखों में यूवीआइटिस है तो आंखों का डॉक्टर उसका इलाज करता है। अगर आपके लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है कि लंग्स में भी स्कारिंग होगी तो उसके लिए कई बार स्टीरॉयड देने पड़ सकते हैं या उसका इलाज करना पड़ता है। कोलाइटिस, कुछ लोगों को पेट की समस्या, IBS वगैरह की शिकायत आती है, इसमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है जो बेसिकली कारण भी हो सकता है एंकाइलोसिस का, तो उसका इलाज करना पड़ता है। फिर हार्ट के इश्यूज आते हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन होता है वेसल्स का, तो जो मेन एओर्टा या हार्ट के वॉल्व है वो खराब हो सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट लगता है। फिर कुछ स्किन इश्यूज जैसे सोरियोसिस हो सकता है क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये ऑटो इम्यून इलनेस है, तो आपके स्पाइन के साथ में स्किन पर भी अटैक कर सकते हैं ये एंटीबॉडीज। फिर इसके बाद में इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी की शिकायत आती है, सूजन आएगी तो नसों में भी सूजन आएगी, तो न्यूरोपैथी के लिए मैंने आपको नर्वोकुल भी गाइड किया था। हालांकि ये चीजें आप कंसल्टेशन करके फिर फॉलो कर सकते हैं। फिर नी हिप जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस होने के कारण आपको जॉइंट्स की फाइब्रोसिस या सिंडेस्मोसिस हो सकती है जिसके कारण आपको सर्जरी भी करानी पड़ती है। तो लास्ट में
ये सर्जरी। अब इसके अंदर होता क्या है, अगर आपके स्पाइन में मान लीजिए कभी फ्रैक्चर हो गए या प्रॉब्लम बढ़ गई तो आपको स्पाइन की सर्जरी लग सकती है, हिप की सर्जरी लग सकती है अगर हिप जॉइंट खराब हो गया, नी जॉइंट खराब हो गया तो नी की सर्जरी या हिप की सर्जरी आपको करनी पड़ सकती है मोबिलिटी को एंश्योर करने के लिए। परंतु अगर ये 5 प्रोटोकॉल आप सीरियसली फॉलो करें तो लाइफ टाइम आप इन तकलीफों से बच सकते हैं, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, हर्बल सप्लीमेंट, एलोपैथिक मेडिसिन, 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट, ये 5 आपने व्यवस्थित किए तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा पूरी तरह से मानना है। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।